आज से क्वेश्चन चालू है सीटेट एसएसटी का। कहता है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांक पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सिर के ठीक ऊपर आता है। हाँ आता है, क्योंकि अगर क्योंकि लग रहा है तो सही होगा, क्योंकि कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांक पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। आप बताइए, ये एक गोलार्ध, ये हो गया विषुवतीय रेखा 0 अक्षांक, ये हो गया कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ये हो गया मकर रेखा 23.5 डिग्री। तो अब जो है ना वर्ष में सूर्य एक ही बार विषुवतीय रेखा पर आएगा, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आएगा। इसी दिन और रात बराबर होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है वर्ष में सिर्फ एक बार। अगर मतलब कथन दोनों सही है, 1 और 2 और दोनों का कारण भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आइए। कहता व्याख्या, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच प्रत्येक अक्षांश सूर्य के वर्ष में एक बार लंबवत होता है, जबकि कर्क रेखा और मकर रेखा के ध्रुव की ओर चलने वाले सूर्य कभी भी किसी अक्षांश पर लंबवत नहीं होता है। कथन ए और बी सही है, आर ए का कथन नहीं, ये गलत है, यहाँ नहीं होगा, दोनों को दोनों होगा। नहीं, ये ऑप्शन गलत है। काहे कि कहता है कि जब कर्क वर्ष में जब एक बार दोपहर के ठीक ऊपर होगा तो दिन और रात बराबर होगा, दिन और रात बराबर होगा। कब? 21 मार्च और 23 सितंबर को। यहाँ कहता है कि किसी भी अक्षांक पर झुका नहीं रहता। धाय दोनों सही, पर ए आर का कथन नहीं है, मतलब बी ऑप्शन होगा, ए नहीं होगा। सही है डिस्कशन। जब बहुत से मानचित्र को एक साथ मिलाया जाए तो एटलस बनता है। सही बात है, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ मिलाया जाए तो एटलस बनता है। ठीक है, मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी मिलता है। हाँ, काहे कि मानचित्र जो है ना, मानचित्र हमारे गांव के लिए है, हमारे शहर के लिए है, हमारे जिला के लिए है, हमारे देश के लिए है। पर ग्लोब जो है ना, ये महाद्वीप महासागर यार के लिए है और दूसरे देश के लिए भी है। तो सबसे ज़्यादा जानकारी मानचित्र में मिलता है, क्योंकि मानचित्र में हम अच्छा से देख सकते हैं कहाँ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ गांव है, कहाँ कौन सा है। इसीलिए एक भी सही है और 2 भी सही है। अब कथन देखिए, जब बहुत से मानचित्र को एक साथ मिलाया जाता है तब एटलस बनता है, क्योंकि मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होता है दोनों सही। मतलब क्या कहता है यहाँ, मानचित्र एक साथ में एटलस बनता है, ओनली एटलस बन रहा है। मतलब सबको मिलाया जाए तो उसको क्या कहा जाता है, मान लो एटलस कहा जाता है। इसमें कहता है मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी मिलता है, ये भी सही है। ये जानकारी के बारे में मिलता है, ये सब मिला के एटलस के मानते हैं, क्यों काथी नहीं मिलते। मतलब ए और आर दोनों सही है, पर कथन सही नहीं है। तो इसमें कोनो एगो को बना दीजिए, इसमें कहते हैं ए और आर दोनों से, आर का कथन भी है, इसमें लिख दीजिए नहीं, मतलब तब बी नंबर ऑप्शन होगा। अक्षांक के संदर्भ में दिए गए कथन में से कौन सा सत्य है? अभी तुरंत बताएं। सूर्य 0 डिग्री अक्षांक के लंबवत होता है, उस दिन और रात बराबर होता है। सही बात। जब कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को, उस दिन और रात बराबर होगा, क्योंकि सूर्य का झुकाव 23.5 डिग्री नॉर्थ
लंबवत होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ सही बात है, ये भी सही बात है। और क्या कहता है, सूर्य का 23.5 डिग्री अक्षांक लंबवत होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध सबसे छोटा दिन होता है। छोटा दिन होगा, आप ही बताइए सही है या गलत है। काहे कि जब भी देखिए अभी एक गोलार्ध है, कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवतीय रेखा। अब यहाँ पर अगर दोनों पड़ेगा तो यहाँ भी बराबर होगा, यहाँ भी बराबर होगा। काहे कि दिन और रात जो है ना सीधा पड़ता है, तो यहाँ भी बड़ा दिन होगा, यहाँ भी बड़ा दिन होगा। ये उत्तर में बड़ा दिन होगा, ये दक्षिण में बड़ा दिन होगा। यह क्या कहता है, दक्षिण में छोटा दिन होता है। ये गलत बात है, ये गलत है। 1 और 2 सही है। 1 और 2 कहाँ है, ए नंबर में। विषुवतीय के संदर्भ में नीचे दिए कथन में से कौन सत्य है। कहते कि इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवतीय वृत्त पर सीधी पड़ता है। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। ओके, पृथ्वी जो है ना, पूरी पृथ्वी दिन और रात बराबर होता है। हाँ, जब विषुवतीय रेखा पर सीधी पड़ेगा, जब ये विषुवतीय रेखा इस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ेगा तो दिन और रात बराबर होगा 21 मार्च और 23 सितंबर को। वही कहता है कि अवस्था में सूर्य की किरण विषुवतीय पर सीधी पड़ता है, सही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। जब विषुवतीय रेखा के बारे में पूछ रहा है, क्या कहता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। हाँ होता है, कोई भी ध्रुव किसी और नहीं झुका रहता। जिस दिन इस पर झुका रहता है ना, कोई भी ध्रुव और दूसरे जगह झुका नहीं रहता है। ये बात भी सही है, तीनों के तीनों सही है, मतलब डी नंबर। अब कहता है कि पृथ्वी के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमेगा उसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। और अगर सूर्य के चारों ओर घूमेगा उसे परिक्रमण कहते हैं। यहाँ घूमेगा तो घूर्णन, और यहाँ अगर मान लो इस सूर्य अगर हो गया तभी हो गया परिक्रमण हो जाएगा। ये पूरा सूर्य हो गया तो परिक्रमण कहलाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। हाँ सही है। क्या कहता है, फिर पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करने को परिक्रमण कहते हैं। ये भी सही, अभी बता दिए, ए और बी दोनों सही है। देखिए आदित्य सचिने एकेडमी का है PDF, पर इसको जो हम फास्ट में पढ़ा रहे हैं, आप तेज़ी से पढ़ लीजिए, आधा घंटा में टोटल ज्योग्राफी कंप्लीट। विषुवतीय रेखा के ध्रुव की ओर चलने वाला अक्षांक, विषुवतीय रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांक रेखा के बीच की दूरी आंशिक रूप से वृद्धि होता है। ओके, आंशिक रूप से वृद्धि होगा, देखे। और कहता है किसी भी अक्षांक पर यामोत्तर के कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांक कहलाता है। और देशांतर रेखा का जो वृहद वृत्त होता है, आप बताइए ऑप्शन कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या कहता है कि देशांतर रेखा की कुल संख्या 180 डिग्री होता है, मतलब कुल संख्या 180 डिग्री है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी स्थान, क्या कहता है, इसमें औसत कोण है। आपका जो ग्लोब पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होता है, विकल्प ए गलत है। मतलब यहाँ देखिए देशांतर रेखा जो कैसे कैसे चलता है, तो जब भी यहाँ होता है 360 का होता है, यही गलत है, ए नंबर। आप क्या कहते हैं, किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी को उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। हाँ कहा जाता है। देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवतीय रेखा पर अधिकतम, ध्रुव रेखा पर 0 होता है, ये भी सही है। कहता है कि विषुवतीय रेखा पर देशांतर रेखा के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होता है। हाँ होता है, तीनों के तीनों सही है, ओनली ए गलत है। औसत का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, औसत कौन है, मतलब कौन आंसर होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा। पृथ्वी का दिन और रात बराबर कब होगा, अभी हम बताए थे
21 मार्च और 23 सितंबर। अब कहते पृथ्वी पर दिन और रात कब होता है बराबर? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च यहाँ बनाइए, 21 मार्च, 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन नंबर ए। 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ हैवे किया है, छोड़िए इसको। 21 मार्च और 23 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी होता है क्यों? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसा होने का कारण क्या है बताइए। कहिए क्या? समय और तिथि के अंतर को समाप्त करने के लिए इसे टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है। अब बताइए सही है, बोलिए। ठीक है। क्या कहता है कि फिर हवाई जहाज के सही तिथि को रखने के लिए इसे टेढ़ी मेढ़ी बनाया जाता है। और कहता है 180 डिग्री की 180 देशांतर की विशिष्टता स्थापित करने के लिए इसे टेढ़ी मेढ़ी बनाया जाता है। और चौथा नंबर कहता है मार्ग में पड़ने वाले झोंपों को छोड़ने के लिए उसे ऐसा बनाया जाता है। मार्ग में पड़ने वाले झोंपों को छोड़ने के लिए ऐसा बनाया जाता है। बताइए आंसर क्या कहता है? हवाई जहाज के लिए, ये तो गलत है सरासर। 180 देशांतर के विशिष्ट स्थापित करने के लिए टेढ़ी मेढ़ी, ये भी गलत है। कहता है मार्ग में पड़ने वाले झोंपों को छोड़ने के लिए क्या कहता है? ऐसा थोड़े होता है, ऑप्शन नंबर ए। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। दिक् सूचक का प्रयोग किया जाता है मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? अब बताइए क्या कहते हैं? उच्चवाचन मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चवाचन मानचित्र कहते हैं। अब देखिए भौतिक मानचित्र क्या होता है? पर्वत, महासागर, नदी, ये सब भौतिक मानचित्र हो गया। राजनीतिक मानचित्र हो गया कौन कौन सा है? देश या राज्य सीमा, नगरों आदि को जो दर्शाता है उसे ही राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र जो बनाया जाता है वो कौन सा है? सड़क है, ये सब थीमेटिक मानचित्र है। सड़क है, नाला है, ये सब थीमेटिक मानचित्र है। निम्नलिखित में कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेगूसराय, बेंगलोर। यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्य से होकर गुजरना पड़ता है? 7 राज्य से होकर गुजरना पड़ता है। निम्नलिखित में से महाद्वीपों का कौन सा जोड़ा पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? कौन सा जोड़ा जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? अब देखिए यहाँ अफ्रीका है, जहाँ मान लो कि भारत है, यहाँ जो है ना अरे यार विश्व बनाना है ना, भारत का है बना लिया। देखिए उत्तरी अमेरिका ठीक है, मगर दक्षिणी अमेरिका ये नहीं है। इसमें क्या कहता है? उत्तरी गोलार्ध में, ये दक्षिणी में, ये नहीं होगा। अब कहता है ऑस्ट्रेलिया, ये भी नहीं होगा। यूरोप और एशिया तो हो ही नहीं सकता है, इसमें ये गलत है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये सही है। अंतर्राष्ट्रीय एक द्वीप महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय महाद्वीप है, ये बात तो सही है। यह चारों तरफ से महासागर तथा सागरों से घिरा है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों का दोनों कथन भी सही है। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है।
ये जल मंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के 71% भाग पर जल और 29% भाग पर स्थल है। ये राइट है, सही है। जल मंडल में जल की सभी रूप सम्मिलित होता है। सही बात है। क्या कहता है कि शुद्ध जल की सर्वाधिक मात्रा ग्लेशियर में पाया जाता है। ये भी सही है, ग्लेशियर में पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सही है? तीनों सही है। अब देखिए, ये क्वेश्चन पर्वत है और महाद्वीप है। आप सम्मिलित कीजिए। कोसिस्को कहाँ? ये ऑस्ट्रेलिया में। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया में। मैकिनले कहाँ है? ये यूरोप। मैकिनले है जो है ना, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका में। मैकिनले उत्तरी अमेरिका में। अल्ब्रूस कहाँ है? अल्ब्रूस कहाँ है? यूरोप में है। अल्ब्रूस यूरोप में है। किलीमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में किलीमंजारो। आपको ये कहेगा, अगर एशिया और यूरोप कौन सा पहाड़ी अलग करता है? यूराल की पहाड़ी। यूराल पर्वत जो है ना, एशिया और यूरोप से अलग करता है। यूराल पर्वत। देखिए, यहाँ क्वेश्चन आ गया। यूराल कहाँ है? यूरोप में। यूराल कहाँ? यूरोप में। मतलब ए का बी, इक्के गो में ए का बी। ठीक है। अब कहता है कि एंडीज कहाँ है? एंडीज उत्तरी अमेरिका में एंडीज है। रॉकी कहाँ है? रॉकी दक्षिणी अमेरिका में है। एटलस अफ्रीका में। एटलस कहाँ है? अफ्रीका में। रॉकीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। कहे कि स्थल मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चट्टान एवं खनिज से बना है। ठीक है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये भी सही है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये भी सही है। जिसको परपट्टी कहते हैं। अब कहता है क्या? इस पर पहाड़, पठार, मैदान, घास आदि विभिन्न स्थल आकृति पाई जाती है। ये भी सही है। कहता है क्या? ये स्थल आकृतिक महाद्वीप के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। हाँ, ये भी सही है। सरकारी ऑप्शन होगा, डी नंबर। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। हाँ, सही है। इसकी तट रेखा बहुत अधिक तंदुरित होता है। ये भी सही है। व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। ये भी सही है। और क्या कहता है? सबसे गहरा स्थान मेरियाना गत है। नहीं, मेरियाना गत प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। ये कितना है? 11,022 मीटर है। 11,022 मीटर गहरा है। आपके जो पहले ऊपर का क्वेश्चन ठीक है। नीले ग्रह में रहने के बाद भी हमें पानी का कमी महसूस होता है? हाँ, होता है। सही है। क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण जल का 97% महासागर में पाया जाता है। 97% महासागर में ही पाया जाता है। वो जो 3% है, 3% जो है ना, हम लोग के लिए यूज होता है। उसमें भी कुछ बर्फ़ एरिया है, हिमालय एरिया है, ये सब में पाया जाता है। दोनों के दोनों और संबंध भी सही है।
कहता है कि आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है और कहीं धंस जाती है। ये बात राइट है। आंतरिक सतह पर कहीं ऊपर उठता है, कहीं धंसा हुआ रहता है। और बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। ये बात भी सही है, दोनों के दोनों सही है। कि पृथ्वी की सतह का, इसमें पहले पढ़ी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कहता है पृथ्वी की सतह का घिसकर टूटना अपर्दन कहलाता है। हाँ सही है, अपर्दन कहलाता है। जब घिसाया जाता है तो अपर्दन के रूप में ले लेता है। पृथ्वी की सतह का फिर से निर्माण होना निक्षेपण कहलाता है। हाँ, निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। अपर्दन और निक्षेपण की प्रक्रिया बहते हुए जल, वायु, बर्फ के द्वारा होता है। ये भी सही है, तीनों के तीनों सही है। कि पर्वत क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। पर्वत क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है। हाँ, पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व में कमी होता है। पर्वतीय क्षेत्र में जलवायु कठोर होता है तथा कृषि योग्य भूमि कमी होता है। हाँ, ये भी सही है। कहीं पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम होता है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र की जलवायु कठोर होती है, कृषि योग्य भूमि कमी होता है। क्यों का भी प्रक्रिया मतलब ए और आर दोनों सही है, पर आर कथन भी सही है दोनों का। अब कहता है अधिकांश मैदान नदी तथा उनकी सहायक नदी के द्वारा बने होते हैं। सही है। और क्या कहता है, नदी अपने साथ लाए गए पदार्थ जैसे पत्थर, बालू, सिल्ट को घाटियों में निक्षेप कर देते हैं। सही है, ये भी सही है। और आर ए का कथन भी स्पष्ट करता है। आपको तो मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। मैदान समुद्री तट से लगभग 200 मीटर अधिक ऊंचाई नहीं होता है। हाँ, होता है, सही है। नहीं होता, 100 ऊंचाई तक नहीं होता है। नहीं होता है मतलब सही है। कि जो कुछ मैदान उर्मित और तरंगित होता है। हाँ, सही है। कहता है कि भारत में गंगा का मैदान देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है। सही है। कहा कि गंगा मैदान के साइड दो बसता है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या बसता है क्योंकि यहाँ उपजाऊ की ज़्यादा अति होता है। डी ऑप्शन। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों को रहते सहते तरीका का अंतर होता है। इसमें कहता है क्या, निम्नलिखित में कौन सत्य पूछ रहा है। जैसे कि विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहते और सहने के तरीका में अंतर होता है। रहन और सहन के तरीका में अंतर होता है। यहाँ ई लिखल रहना चाहिए। और क्या कहता है, उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना चाहिए। नहीं, उपजाऊ पर निर्माण नहीं करना चाहिए। और क्या कहता है, कूड़ा नदी में फेंक देना चाहिए जिससे कि आसपास गंदा ना हो। नहीं, नदी में नहीं फेंक चाहिए, क्योंकि नदी अगर प्रदूषित होगा तो हम जो पानी पीते हैं वो भी प्रदूषित हो जाएगा। और कहता है, हमारा कर्तव्य है कि हम आगे आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। हाँ, रखें। ए और डी सही है। ए और डी सही है। आज यहीं तक रहने दीजिए और कल क्लास होगा।